सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज का जो अपना टॉपिक है वो है आर सर्किट एंड एल सर्किट। आर सर्किट क्या होता है, एल सर्किट क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इससे पहले हमारे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। 2 या 3 लेक्चर इस चैप्टर के हो चुके हैं। ये 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, उसका आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या फिर 4 है। और इसके अंदर आज को जो हमारा टॉपिक है वो है आर सर्किट और एल सर्किट। इससे पुराने टॉपिक आपने देख रखे हैं, इसी को समझ के मैं आगे को पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आपको पिछले टॉपिक कंफर्म नहीं है या उनको अच्छे तरीके से देखा नहीं है तो ये टॉपिक भी आपसे आउट जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप उनको देख कर ही आए होंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर सर्किट एंड एल सर्किट के ऊपर। आर सर्किट क्या होता है और एल सर्किट क्या होता है। मेनली इसमें हमें फेजर ग्राफ को पढ़ना होता है। जो फेजर ग्राफ होता है उसको, और इसकी कुछ वैल्यू जो होती हैं उनको निकालना होता है। सबको निकालेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले समझ लेते हैं आर सर्किट होता क्या है और एल सर्किट होता क्या है। देखिए, नॉर्मली आपने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसके अंदर इस तरीके से परपथों को पढ़ा था। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है आर प्रतिरोध। ये आर क्या है, प्रतिरोध है। इसको क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस है ना। विद्युत धारा को पढ़ा था, वहां पर आपने ओम का नियम भी पढ़ा होगा। ओम का नियम जो बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V यहाँ पर क्या है, अपना विभवांतर। विभवांतर I क्या है, अपनी विद्युत धारा। और R क्या है, अपना प्रतिरोध। तो ये आपने ये सब कहाँ पर पढ़ रखा है, ये सब आपने पढ़ रखा है विद्युत धारा के अंदर, क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है वो। अब इसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर हम किसको पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा किसको, प्रत्यावर्ती धारा को। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बैटरी बनी हुई है, तो बैटरी से जो धारा निकलती होती है वो होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी बोलते हैं। और हमारे घरों में जो करंट आता है वो डीसी नहीं होता, वो होता है एसी, यानी ऑल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा बैटरी से उत्पन्न नहीं होती, बैटरी से जो करंट उत्पन्न होता है वो होता है डीसी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का लोगो बनाएंगे, जो कुछ इस तरीके का बनता है। प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न की जाती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहो तो पीछे जाकर देख सकते हो। इस तरीके से गोल अंडा बना देंगे, और इस तरीके से ये जो चिन्ह होता है ये प्रत्यावर्ती धारा का होता है, प्रत्यावर्ती धारा का इसका। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पर अभी। और ये अपना आर ऐड ही है। आर क्या है, अपना प्रतिरोध है। ये आर प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इस तरीके से जो अब जो सर्किट आप देख रहे हो ये है आर परपथ। क्या है, आर परपथ। क्या है, आर सर्किट। इसी को हम आर सर्किट बोलते हैं। जब यहाँ पर विद्युत प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो और प्रत्यावर्ती धारा में सर्किट में इस तरीके से एक प्रतिरोध ऐड हो, आर रेसिस्टेंस आर का, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा का आर परपथ। क्या बोलते हैं, आर परपथ, आर सर्किट। इसका फेजर ग्राफ पढ़ेंगे, इसके कुछ सूत्र निकालने हैं उनको भी पढ़ेंगे। अच्छा, एल परपथ क्या होता है उसको और देख लेते हैं एक बार, है ना। मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वगैरह इन सभी को पढ़ाया था। इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे, है ना, उसके अंदर मैंने आपको स्वप्रेरण को पढ़ाया था। इस तरीके से हमने ली थी एक सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं क्या, परिनालिका। क्या बोला जाता है, ऐसे परिनालिका बोला जाता है। इस तरीके से परिनालिका लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब इसमें इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो इसके विरोध में यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्रिएट है ना। और इसके विरोध में यहाँ पर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं। और यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है, यानी यहाँ पर भी विभवांतर क्रिएट होता है, जिसका सूत्र होता है -KL DI/dt। DI/dt का मतलब क्या है, यहाँ पर है DI/dt। DI/dt का मतलब क्या है, एकांक समय में धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह सबको समझेंगे। हालांकि अभी आपकी बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे सबको सीख जाएंगे। यहाँ पर ये जो L बना हुआ है ये क्या है, स्वप्रेरण नियतांक। अब यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। पहले हमने विद्युत धारा पढ़ी थी, अब क्या बात हो गई, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम विद्युत धारा में V का मान भी ज्ञात करेंगे और I का मान भी ज्ञात करेंगे, लेकिन वो हमारा विद्युत धारा के लिए नहीं, दृष्ट धारा के लिए नहीं होगा, वो होगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अब ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको याद करने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है ना। इस तरीके से मैंने मिटा दी।
ठीक है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अभी स्टार्ट होगा एंड अभी आपको क्या है समझने की कोशिश करना है। आर परपथ क्या होता है, एल परपथ क्या होता है, सब कुछ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर परपथ को, उसके बाद पढ़ेंगे एल परपथ को। ठीक है, शुरुआत होगी हमारी आर परपथ से। इंग्लिश में बोलेंगे आर सर्किट। क्या बोलेंगे? आर सर्किट। अब आर परपथ होता क्या है उसको समझने की कोशिश करना। इस तरीके से ये कोई परपथ है और इसमें क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है, जो हम विद्युत धारा में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर ये जो बैटरी लगी हुई है इसको हटाकर प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह लगा दो ये। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो धारा बह रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है। इसके अंदर जो धारा बह रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है और यहाँ पर इस तरीके से आर प्रतिरोध लगा हुआ है। इसके अंदर जो विद्युत धारा बह रही है वो कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा, ना कि दिष्ट धारा। और ये जो परपथ है इसी को हम आर परपथ कहते हैं। यहाँ पर हमें फेजर ग्राफ को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है और दो सूत्र जनरेट करने हैं। अब हम ओम का नियम पढ़ चुके हैं, है ना, ओम का नियम पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। उम्मीद करता हूँ आप भी पढ़ चुके होंगे विद्युत धारा के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो जस्ट इसको याद कर लें, बाद में पढ़ लेना, ठीक है, आफ्टर लेक्चर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से देखो I इज इक्वल टू क्या आ गया? V अपॉन आर आ गया कि नहीं? यहाँ पर ये जो R है, यहाँ पर ये जो R आपको दिख रहा है ना, ये बस इसका पश्चांतर कर दो। जब R का पश्चांतर कर दिया तो ये किसके पहुंच में? B के बटे में पहुंच गया, तो B बटा R I के इक्वल निकल के आ गया। कहाँ से? ओम के नियम से, राइट। अब देखो यहाँ पर हम सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए V का मान क्या होता है? Vm साइन ओमेगा टी। और इसे ये कैसे आया इसको हम पहले भी डेरिवेट कर चुके हैं इससे पुराने लेक्चर्स के अंदर, आप जाकर देख सकते हो। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है? V अपना विभवांतर है और यहाँ पर ये क्या है? उसका शिखर मान। शिखर मान यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है कि इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू, V की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, होगी तो इससे कम ही होगी। और ये क्या है? साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है ये क्या है? कला है, एक तरीके से बोलूँ तो कोण है। क्या है? एक तरीके से बोलूँ तो कोण है, या फिर इसको कला बोलते हैं अपन। क्या? कला। इसका फेजर ग्राफ में यूज होगा। तो ये क्या है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये V की वैल्यू है। ओके, अब फेजर ग्राफ किस तरीके से बनता है उसको थोड़ा सा बनाना सीख लेना है आपको। फेजर ग्राफ में हमारे पास इस तरीके से दो अक्ष होते हैं, ग्राफ में हमेशा दो ही अक्ष होते हैं इस तरीके से, है ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब देखो एक्स अक्ष से कुछ कोण पर जो शिखर मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उसकी, उसका ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? इसका फेजर ग्राफ बनाएंगे। फेजर ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है Vm, है कि नहीं? तो ये जो ग्राफ बन रहा है अभी यहाँ पर, ये किसका बनेगा? Vm का। किसका बनेगा? Vm का। उसके बाद है यहाँ पर साइन ओमेगा टी, कला यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो कोण बनाएंगे वो कौन सा बनेगा? ओमेगा टी। तो ये जो है ये अपना फेजर ग्राफ है, किसके लिए? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के लिए फेजर ग्राफ है। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक बार ठीक से बना देता हूँ अच्छे तरीके से, दोबारा देख लो। फेजर ग्राफ V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से। ओमेगा टी अपनी कला है कि नहीं? तो ओमेगा टी कोण पर इस तरीके से ये बनेगा क्या? Vm। Vm इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये होता है अपना फेजर ग्राफ। अभी समझ में नहीं आया? आर परपथ को पढ़ लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद एल परपथ को पढ़ोगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और दोनों को हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? Vm साइन ओमेगा टी, और ये उसका फेजर ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालनी है I की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? देखो, कुम के नियम से I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन आर। I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन आर। और V की वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होती है? Vm साइन ओमेगा टी। Vm साइन ओमेगा टी बटे में क्या है? R है। अब देखो यहाँ पर ये जो Vm अपॉन आर आपको दिख रहा है, ये Vm अपॉन आर, इसको मैं Im नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Vm अपॉन आर है इसको मैंने Im लिख लिया, ठीक है, Im मान लिया कि ये Im। तो यहाँ पर I है बराबर है Vm बटा आर को मैंने क्या मान लिया? Im। मल्टीप्लाई में क्या है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है
है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, आई एम है। तो विद्युत धारा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, वो शिखर मान निकल के आएगा, वो होगा आई एम। क्या होगा, आई एम। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से वेरिएबल दिया हो, है ना, या कोई भी इस तरीके से समीकरण दिया हो जिसमें लिखा हो बाय इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, या फिर बाय इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, इस तरीके से उसमें लिखा हो, तो समझ जाना कि ये जो x है ना, ये x, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा इस बाय की वैल्यू हो ही नहीं सकती। और ये जो बाय है ना, बाय, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको आप मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, वैल्यू इससे कम भी नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए आपको चैप्टर में आगे बढ़ना होगा, आगे पढ़ना होगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखो, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका फेजर ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर कला कितनी है, ओमेगा टी, तो यहाँ पर कोण कितना लगेगा, ओमेगा टी, शिखर मान कितना है, आई एम, तो ये बन गया ग्राफ, फेजर ग्राफ आई एम। ओके, अब हमें तो किसके लिए फेजर ग्राफ बनाना है, इस पूरे सर्किट के लिए। ये जो अपना पूरा सर्किट है ना, ये आर परपथ, इसके लिए पूरे के लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए पूरे के लिए फेजर ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये देखो, इस तरीके से हमने बना दिए दो अक्ष। अब यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है कोण, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, वी एम। ओके, तो ये किसका बना है, हमने v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का, इसका फेजर ग्राफ हमने तैयार कर दिया। अब इसी पर हम किसका ग्राफ बनाएंगे, इसी पर बनाएंगे हम i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब गौर से देखो, इसकी भी कला कितनी है, ओमेगा टी ही है, इसकी भी कितनी है, ओमेगा टी है, तो इसका भी क्या आएगा, ओमेगा टी ही आएगा, इसका भी अलग नहीं आएगा। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ओमेगा टी के कोण पर इस तरीके से, लेकिन इसका ग्राफ यहीं तक रहेगा, आई एम यहीं तक रहेगा, ये वी एम के बराबर नहीं रहेगा, आई एम वी एम से छोटा रहेगा, वी एम से छोटा रहेगा क्या, आई एम, बी एम आई एम से बड़ा रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि बी एम आई एम से बड़ा रहेगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था, गौर से देखो, हमने वी एम अपॉन आर को आई एम माना है, तो वी एम अपॉन आर को क्या माना है, आई एम, तो आई एम किसके बराबर है, वी एम अपॉन आर के। तो जो वी एम है, ये जो वी एम है, अगर इसको आप किसी संख्या से डिवाइड करते हो, आर कोई संख्या है ना, तो अगर उससे आपको डिवाइड करते हो तब जाकर आपको आई एम मिलता है, यानी कि जो आपको वैल्यू मिलेगी वो छोटी मिलेगी। कैसे, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारे पास मान लीजिए एक वैल्यू है 8, ठीक है। अब मेरे को एक वैल्यू है x जिसका मान कितना है 8, अब मेरे को दूसरी वैल्यू मिल रही है y, और ये मेरे को तभी मिलेगी जब 8 को मैं किसी संख्या से डिवाइड करूंगा। अब 8 को आपने मान लीजिए 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 मिलेगा, है ना। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो मान लीजिए 2 मिलेगा। आप 8 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो जो 1 से ज़्यादा हो, तो जो आपको संख्या मिलेगी वो कितनी होगी, 8 से कम ही होगी। जैसे 4 8 से कम है, 2 8 से कम है, क्यों, क्योंकि आप 8 को किसी न किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, किसी न किसी प्रतिरोध से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, वी एम अपॉन आर। तो वी एम को जब आप आर से डिवाइड करोगे तो आपको संख्या मिलेगी कुछ, वो होगी आई के बराबर, है कि नहीं। तो वी एम से तो वो संख्या छोटी होगी, जैसे वी एम की वैल्यू मान लीजिए 10 है और आर की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5, तो 5 10 से छोटा ही है ना, वीएम की वैल्यू से 5 छोटा ही निकल के आएगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है कि किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो तो वो कम हो जाती है, और अगर आपको आई एम निकालना है तो वो कब निकलेगा, जब आप वी एम को किसी संख्या से डिवाइड करोगे, किसी प्रतिरोध जो भी है उसका, उससे डिवाइड करोगे, तब आपके पास आई एम की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर मैं ये आराम से कह सकता हूँ क्या, कि वी एम बड़ा है आई एम से और आई एम छोटा है, इसीलिए आई एम यहीं तक सीमित रहा और वी एम यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर आप इसको देखकर समझ सकते हो। ये वी एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है और आई एम जो है मिनिमम वैल्यू है, और यहाँ पर जो अपना एंगल बन रहा है कितना, कला कितनी है, ओमेगा टी की, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से मैंने आपको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया। तो ये कौन सा फेजर ग्राफ बन गया। अच्छा, एक और ग्राफ होता है जो कि आप नीचे देख रहे हो, ये कैसे बनेगा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही ग्राफ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो इस तरीके से, अब हमारे पास v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी।
अब दोनों में ही देखोगे तो वी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और आई एम यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। बचता क्या है, मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी, है ना। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो किसका बनेगा, साइन का। क्यों, क्योंकि देखो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। वी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही मैक्सिमम रहती है, वो कभी मिनिमम नहीं होती। जैसे आपको उदाहरण से समझाता हूँ, आपके स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो अब आपकी क्लास में कोई भी बच्चा किसी क्षेत्र में माहिर हो सकता है कोई क्रिकेट खेलने में माहिर हो, कोई किसी चीज़ में माहिर हो, है ना। बच्चों की संख्या ज़्यादा हो कम हो, लेकिन जब भी हम इंटेलिजेंट बच्चे की बात करेंगे तो वो वही रहेगा, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर वी एम है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 है किसी सर्किट के लिए, तो वो 8 ही रहेगी, फिर वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा कुछ, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि वी एम जो है एक कांस्टेंट राशि है और आई एम जो है कांस्टेंट राशि है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू कभी घटेगी नहीं, किसी भी चीज़ का अधिकतम मान 10 है तो वो 10 ही रहेगा। जैसे पानी है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म करते हो तो वो क्या होता है, बाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, पानी भाप में बदल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब ये तो निश्चित है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो वो भाप में बन जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो भी वो भाप में बन जाएगा, लेकिन जो बीच का पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस वो तो वही रहेगा, है ना। तो ये कभी परिवर्तित नहीं होता, इस चीज़ को आपको याद रख के चलना है कि यहाँ पर ये जो वी एम आई एम है ये कांस्टेंट है, ये कभी परिवर्तित नहीं होंगे। अब अगर वी एम यहाँ पर कांस्टेंट है तो बचता क्या है, साइन ओमेगा टी। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साइन ओमेगा टी के, है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आई एम भी कांस्टेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साइन ओमेगा टी के। अब यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी। और साइन का ग्राफ किस तरीके का बनता है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था। इस तरीके से साइन का जो ग्राफ होता है, एक काम करते हैं पहले इसकी फोटो कॉपी बना लेते हैं। चलो अच्छी बात है, बन गई। देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ये वैल्यू होती है 0 की, ये वैल्यू होती है π/2 की, ये जो वैल्यू होती है ये होती है पाई की, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 3π/2 की, ये जो वैल्यू होती है 2 पाई की। और इसमें π/2 जोड़ दोगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी, और π/2 जोड़ दोगे तो ऐसे 0, पहले π/2 जोड़ा तो π/2, फिर π/2 और जोड़ा तो पाई हो गया, है ना। इस तरीके से π/2 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 जोड़ते जोड़ते चले जाओ, ग्राफ आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। और ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये जो है साइन का ग्राफ होता है, यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। किसका है, ये साइन का है, याद रखना। और ये जो आपको ग्राफ का शिखर मान दिख रहा है वो ये है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। जैसे यहाँ पर v इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। तो अब b के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी वी एम, ये i के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी ये ग्राफ अभी समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी लेक्चर थोड़ा और है, ठीक है, उसको पूरा देखोगे तो। अब यहाँ पर कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये साइन का बता दिया, कॉस का ग्राफ कैसा होता है इसको भी देख लो। कॉस का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। ये हो गया अपना साइन का ग्राफ और ये हो गया कॉस का ग्राफ। फर्क क्या है, साइन का ग्राफ यहाँ पर 0 पर जब होता है ना तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस का ग्राफ जब 0 पर होता है ना तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से। ये अपना 0 है, ये अपना π/2 है ना, ये अपना पाई है। अब यहाँ पर देखो फर्क क्या है, ये π/2 पर 0 नहीं होता, जबकि ये π/2 पर कितना हो गया, 0 हो गया। ये पाई पर 0 होता है, जबकि ये पाई पर 0 नहीं होता, है ना। इस तरीके से ग्राफ चलता है कॉस का, है ना। अभी आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नहीं। अपने सभी ने साइन और कॉस की टेबल तो याद करी होगी बचपन में, मतलब क्लास 10th में थे तब। जैसे साइन 0 बराबर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं।
मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। साइन 180 डिग्री की वैल्यू फिर से 0, साइन 270 की डिग्री की वैल्यू -1, साइन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फिर से 0। फिर आगे और इसमें 90 और जोड़ते जाओ, तो 0 में 90 जोड़ा, फिर उसमें 90 जोड़ा तो 180 डिग्री, उसमें 90 जोड़ा तो 270 डिग्री, और उसमें 90 जोड़ा तो 360 डिग्री। और इनकी वैल्यू किस तरीके से चलती है, पहले रहेगी 0, याद रखना पहले रहती है 0, फिर हो जाती है 1, 0 से 1, 90 डिग्री बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा 0 से, फिर और 90 डिग्री बढ़ाओगे तो वो दोबारा 0 हो जाएगा, है ना। फिर और 90 डिग्री बढ़ाओगे तो अब इस बार वो -1 आएगा, क्या आएगा, -1, फिर से 0, फिर से +1। तो प्रोसेस किस तरीके से चलता है उसको समझने की कोशिश करो। पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1। इस तरीके से इसका चलता जाता है। जैसे जैसे 90 डिग्री बढ़ाते जाते हो, तो आपने याद की होगी साइन की टेबल, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 90 डिग्री बराबर 1। इस तरीके से याद की थी ना आपने साइन थीटा कॉस थीटा की टेबल, है ना, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जब आप 10th क्लास में थे तब, उम्मीद करता हूँ की होगी, है ना। बस आपने साइन 0 से 90 तक याद की होगी, उससे आगे याद नहीं की होगी। ये आगे याद कर लो, क्या 0 पर तो ये 0 रहेगा, 90 पर 1 हो जाएगा, 180 पर दोबारा 0 हो जाएगा, फिर 270 पर दोबारा -1, 90 बढ़ाते चलो, इस तरीके से ये कौन सा है ना। अच्छा, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो साइन का ग्राफ किस तरीके से बनना चाहिए। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 270, ये हो गया आपका 360, है ना। हम सभी ने देखा है यहाँ पर क्या होता है, पहले 0 होता है ग्राफ, फिर होता है 1, फिर होता है 0, फिर होता है -1, फिर होता है 0, इस तरीके से चलता है। तो साइन 0 पर साइन का ग्राफ कितना रहता है, 0 होता है, फिर कितना हो जाता है, फिर हो जाता है 1। लो, ये 1 हो गया, ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 180 पर 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1। अब -1 है तो -1 नीचे आएगा, है ना, -1, फिर 360 पर जाएगा, फिर 0, फिर ऐसे ही ऐसे 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 ग्राफ चलता रहता है। और वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। बस ये जो मैंने 90 डिग्री 60 डिग्री लिखा है ना, ये आप 10वीं में पढ़ते थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। अब आप आगे आ गई, आप इसको रेडियन में पढ़ोगे। 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, है ना, 270 डिग्री को लिखते हैं पाई, मतलब 180 डिग्री को लिखते हैं पाई, 270 डिग्री को लिखते हैं 3π/2, 360 डिग्री को लिखते हैं 2π, है ना। इस तरीके से आगे गाड़ी चलती जाती है। π/2 जोड़ते जाओ, पहले 90 डिग्री जोड़ते जाते थे, अब π/2 जोड़ते जाओ, और साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। आप सभी ने पढ़ा होगा साइन की वैल्यू किससे किसके बीच में होती है। साइन की वैल्यू रहती है 0 से लेकर 1 के बीच में, सॉरी -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ। तो ये 1 और -1 से आगे जा ही नहीं रहा, 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, -1 हो जाता है, लेकिन आगे कभी भी नहीं बढ़ रहा। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से -1 के बीच में ही होती है। अच्छा, कॉस की वैल्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होती है, ना -1 से कम होगी, ना 1 से ज़्यादा होगी। अच्छा, कॉस 0 बराबर कितना होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अभी मैंने आपको बताया क्या, 0 तो 0 रहता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बाप का राज चलता है वहाँ पर। 90 डिग्री को अपन लिखते हैं π/2, है ना। फिर आता है पाई, इसमें π/2 और जोड़ दो तो फिर आता है 3π/2, है ना। फिर आता है 2π। अब देखो π/2 क्या है अपना, 90 डिग्री, है ना। पाई क्या होता है, 180 डिग्री। अब रेडियन में लिखने लगे, ये 3π/2, ये सब रेडियन वाली वैल्यू है। पहले लिखते थे 270 डिग्री, 360 डिग्री, अब लिखते हैं 2π, 3π/2, है ना। बायोलॉजी वाले बच्चों को समझा रहा हूँ, मैथ वाले बच्चे तो इसमें मास्टरी कर रखे होंगे, है ना। अब देखो, अब आप सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, है ना। तो अब 180 डिग्री की क्या होगी, पहले 1 हो गया, फिर 0 हो गया, अब -1, अब 0, अब +1, फिर 0, फिर -1, फिर, है ना। तो अब cos का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट हो गया अपना 0, ये हो गया अपना 90 डिग्री यानी π/2, ये हो गया अपना क्या 180 डिग्री यानी पाई, ये हो गया 3π/2 यानी 270 डिग्री, 360 डिग्री यानी कि 2π। इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
देखो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर मान लीजिए 1 है और यहाँ पर मान इसके 1 है, तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1। फिर π/2 पर कितनी वैल्यू हो गई इसकी 0, हो गई कि नहीं, तो π/2 पर हो गया ये 0। फिर क्या हो गया, फिर पाई पर हो गया ये -1 यानी नीचे ये -1 हो गया कि नहीं। फिर 3π/2 पर ये बिल्कुल 0। फिर आगे चल के ये +1, फिर आगे चल के ये 0। तो इस तरीके से इसकी गाड़ी चल रही है। ये 2π पर 0 नहीं हुआ, आगे जाके 0 हुआ है ना। तो यही साइन कॉस का ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये 0 पर 1 होता है, उसके बाद ऐसे 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 साइन का ग्राफ 0 पर 0 होता है जबकि ये 1 होता है। तो साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ अगर आप देखोगे तो अपोजिट होता है ना। और इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरीके से बनते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो VM है और ये जो IM है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे होती हैं, देखिए V इज इक्वल टू अपना क्या है, VM साइन ओमेगा टी, है ना। अब VM, अब ओमेगा साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप बोलोगे यार -1, क्योंकि -1 से तो साइन कम ही नहीं होता। तो यहाँ पर माइनस साइन की ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू रख दी मैंने -1, तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -VM। तो ये -VM क्या है, V की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। थोड़ा इधर समझते हैं, इधर कूदा ज़्यादा हो गया। ओके ओके, अपना पुराना बोर्ड यार बहुत मस्त था, उसको मिस करता हूँ। VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, मिनिमम मैक्सिमम। अब V इज इक्वल टू क्या है, VM साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, इससे तो कम हो ही नहीं सकती, है ना। -1 का मल्टीप्लाई इसमें करना तो कितना आएगा, -VM। तो ये V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, VM सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -VM। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो कम से कम कितना हो सकता है वो, -1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो गया इसका, तो V किसके बराबर है, VM के। तो यहाँ पर समझ रहे हो, कम से कम हो सकता है V का मान -VM के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है VM के बराबर। यही तो मैं कह रहा था, ये जो VM है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, -VM जो है मिनिमम वैल्यू है, यही उसका शिखर मान है। शिखर मान होने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, तो बचा क्या, VM। तो उसका जो मैक्सिमम मान है वो VM ही हो सकता है। दोबारा समझो, I इज इक्वल टू IM। अब साइन ओमेगा टी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान रख सकता हूँ मैं साइन ओमेगा टी का, 1, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। साइन की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, कितना भी कोण रख लो आप, कम से कम -1 रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा +1 रहेगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लेना होगा तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रख दी। तो अब I किसके बराबर आ गया, IM के। तो ये IM क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। अब मिनिमम के लिए आप इसकी जगह पर -1 रख के देख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा -IM। तो ये मिनिमम वैल्यू अब इससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन का जो मान है वो -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। साइन हो चाहे कॉस, दोनों का यही हाल है, ठीक है। अब आती है इनकी ग्राफ बनाने की बारी। तो ग्राफ दोनों का कैसा बनेगा उसको भी देख लो भगुआ। ये हो गया शिखर मान। शिखर मान कितना है अपना, VM है कि नहीं। शिखर मान कितना है, VM किसके लिए, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी के लिए। अरे यार, अपना एक और समीकरण भी तो था ना, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, उसको काहे भूल गए। अरे नहीं भूले, नहीं भूले, नहीं भूले, उसका भी ग्राफ बना लेंगे। तो उसके लिए देख लो, उसके लिए देख लो, उसके लिए जो धारा का शिखर मान है ना वो कम होगा। कम क्यों होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो VM है वो ज़्यादा है IM से, IM का मान जो है कम है। अभी आपको फेजर ग्राफ में बताया था ना इस तरीके से। तो ये VM और ये IM। अब हम सभी जानते हैं ये 0 है, मान लीजिए ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, और ये उससे आगे के, है ना। तो साइन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा भैया, ऐसे फिर ऐसे, है ना, ऐसे ही बनता है। चलो बनाते हैं, ऐसे गया,
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया? साइन का। ये बन गया v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई? वी एम। आई के लिए बनाओ, आई का ग्राफ मैं बना देता हूँ किस कलर से? इस कलर से, ब्लू कलर से। कोई फर्क नहीं है, बस इसका जो शिखर मान है वो कम है। बल बर और अगर आप देखोगे तो जब इसका जीरो था तो इसका भी जीरो रहा। इसका जीरो था तो जब जिस जिस पॉइंट पर इसका जीरो है ना, वहाँ पर वी एम का मान जीरो, जिस जिस पॉइंट पर वहाँ पर आई एम का मान भी जीरो है, क्योंकि दोनों का जो ग्राफ बना है वो साइन का ही ग्राफ है। तो दोनों का ग्राफ समान रहेगा, फर्क सिर्फ इतना रहेगा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी एम तक जाएगी और इसमें जो वैल्यू है वो आई एम तक जाएगी। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, वी एम जो है आई एम के मुकाबले ज़्यादा है ना। घर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें जो कुछ डाउट आपके मन में रह रहे हैं उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो डाउट रह रहे हैं इसके पीछे का कारण ये है कि आपका 11th बर्बाद है ना। और आप बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो आपने मैथ तो पढ़ा नहीं होगा, उसमें ट्रिगोनोमेट्री अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आती रहती हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, ये सब आपकी ग्राफ जो है समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, है ना। 1 या 2 वीडियो जितनी भी लगेंगी वो मैं पूरी बना दूंगा, उसके अंदर मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो त्रिकोणमिति है ना उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, रेडियन वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से आउट जाती हैं कि इनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया रखा है, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। तो इसको सही कर देते हैं ज़रा। आई थिंक यार ये मिट गया कैसे, अच्छा खासा ग्राफ बना था, ये रीच हो गया, कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा या ब्रश चल गया होगा उस पर, इसीलिए पुराना बोर्ड जो था ना वो मस्त था। ये वी एम मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पर देख लो ज़रा, ये वही ग्राफ है अपना, ये वी एम मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये वी का ग्राफ है और ये अपना आई एम का ग्राफ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये शिखर मान अपने यहाँ पर भी देख लो, ये वी एम, ये आई एम, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वी एम इधर आएगा और आई एम इधर आएगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं? माइनस ये बताएगा कि दिशा जो है इनकी विपरीत है बहुआ, दिशा जो है विपरीत है। तो ये अपना फेजर ग्राफ बन गया और ये अपना क्या बन गया? नॉर्मल सा जो ग्राफ बनता है। तो ये आपका पूरा मटेरियल हो गया मेरे भैया, ये इतना ज़्यादा देख लो, ये पूरा स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है ना, आ ही नहीं रहा ठीक से। तो ये किसका बन गया? अपना आर सर्किट के लिए। किसके लिए? आर सर्किट के लिए। जरा एल सर्किट के लिए भी देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा इतना कुछ करना पड़ेगा, ये वो देख के दिमाग का दही हो गया होगा, राइट। देखो इतना कुछ नहीं करना, ये सब मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री वगैरह एक्सप्लेन की है, त्रिकोणमिति का ग्राफ बनाया है, ये सब आपको याद होगा। तो आपको बस क्या करना है, वी एम की वैल्यू निकालना है, आई एम की वैल्यू निकालना है जो मैंने निकाली थी डेरिवेट करके, और जस्ट आपको ग्राफ बना देना है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब देखते हैं अपने एल सर्किट को। आर सर्किट तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं किसको? एल सर्किट को। आर सर्किट को पढ़ लिया, अब बारी है एल सर्किट की। इसमें क्या होता है, इस तरीके से अपनी प्रत्यावर्ती धारा लगी हुई है और यहाँ पर हम एक परिनालिका बना लेंगे, कुंडली बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर कुछ वोल्टेज उत्पन्न होगा और वो वोल्टेज होगा वो स्वप्रेरण का होगा। कौन सा होगा? स्वप्रेरण का। और उसका सूत्र क्या होगा? V इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी, V इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या है? ये धारा में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, टी यानी समय, आई यानी धारा, तो धारा में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। और ये एल क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक। जब हमने सॉलिनॉइड को पढ़ा था ना तो ये सूत्र जनरेट हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, याद है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवीजन कर लेना उसको जाकर आप। ओके, तो V इज इक्वल टू माइनस के डी आई अपॉन डी टी। और यू नो दैट कि यहाँ पर हम जब पढ़ने वाले हैं जिस धारा को, वो है प्रत्यावर्ती धारा, राइट। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए V इज इक्वल टू क्या आता है? वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है एक बहुत बड़ी दिक्कत को, वो है I, क्योंकि यहाँ पर I का जो वैल्यू है वो D के फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व करना होगा। पहले देखो,
v इज इक्वल टू क्या है एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डी टी का पश्चांतर कर दो तो ये हो गया v इंटू डी टी, एल का पश्चांतर कर दो तो बटे में पहुंच गया, बचा क्या इधर इधर डी आई। तो यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया v इंटू डी टी अपॉन में एल। अब v की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं वी एम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में अपना डी टी बटे में एल। अब यहाँ पर बुलाएंगे अपन आगे अपने नागराज देवता को, अपने नागराज देवता यानी कि समाकलन। हम सभी को पता है जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, जब हमारे पास छोटी वैल्यू दी होती है जैसे dx और हमें पूरी वैल्यू निकालनी होती है x, तो क्या करते हैं समाकलन करते हैं, क्योंकि dx का समाकलन x होता है। तो यहाँ पर di है, इसका समाकलन कर देंगे तो di का समाकलन क्या हो जाएगा i हो जाएगा। यहाँ पर इसका तो समाकलन हो गया। अब यहाँ पर देखो vm धारा का उच्चतर मान तो कैसा निकलेगा कांस्टेंट बाहर आ गया। l मैंने आपको बताया स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण नियतांक भी इसको बोल सकते हो क्योंकि ये नियत रहता है। तो Vm और L कांस्टेंट राशि थी इसीलिए बाहर आ गई। समाकलन में अंदर कौन बचा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो अब जो हमारा नागराज है वो किसको खाएगा, वो खाएगा साइन को। ओके, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। हम सभी जानते हैं जब साइन का समाकलन करते हो तो कॉस आता है और साथ में एक नेगेटिव चिन्ह भी लेकर आता है ये। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह तो आता है साथ में ये जो टी है, टी का समाकलन होता है डी टी के सापेक्ष, है ना। अब उसके साथ ये जो ओमेगा है ये क्या कांस्टेंट राशि है, उत्तर है यहाँ। तो अगर कांस्टेंट राशि है तो ये बटे में चली जाती है। कैसे क्या, मैंने आपको पिछले वीडियोज के अंदर बताया है। लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेकर टी तक, राइट। तो यहाँ पर अपनी लिमिट लग गई 0 से लेकर टी तक। अबे यार यहाँ पर लिमिट तो रहती नहीं है, वही तो मैंने बोल रहा था, लिमिट कहाँ से आ गई। यहाँ पर आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल और ये ओमेगा भी बाहर चला गया, एल ओमेगा बचा क्या यहाँ पर माइनस के कॉस ओमेगा टी। लिमिट तो यहाँ पर लगती नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर वी एम अपॉन एल ओमेगा है, वी एम अपॉन एल ओमेगा। हम सभी जानते हैं वी एम अपॉन एल ओमेगा को यहाँ पर हम आई एम मान सकते हैं। तो ये हो गया आई एम माइनस के कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर वी एम अपॉन एल ओमेगा को क्या मान लिया अपन ने, आई। अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या हुआ कैसे हुआ, उसको चिंता ना करो। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई एम माइनस के कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखो दोबारा रिवीजन करते हैं सब कुछ, थोड़ा सा ऊपर चले। v इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये हमारा स्वप्रेरण के लिए विभवांतर का सूत्र है ना। यहाँ से डी आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, v इंटू डी टी अपॉन एल। एल क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, स्वप्रेरण नियतांक है ना। v की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी होता है जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ा समाकलन। तो डी आई का समाकलन किया तो क्या आ गया यहाँ पर आई, साधारण सी बात है ना। वी एम और एल कांस्टेंट थे तो वी एम और एल बाहर आ गए अपने, है ना। ये देखो बाहर आ गए अपने, बचा के अंदर साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का कॉस्ट समाकलन करोगे तो साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है इसीलिए वो बटे में पहुंच जाएगा। और साइन का जब समाकलन करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह जरूर आता है ना। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन। ओके, समाकलन तो हो गया। अब यहाँ पर देखो वी एम अपॉन एल है ना, और यहाँ पर ओमेगा है। तो ये जो ओमेगा है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पर ये हो गया वी एम अपॉन एल ओमेगा। अब इस वी एम अपॉन एल ओमेगा को मैं आई के बराबर मान सकता हूँ, आई एम मान लेता हूँ। क्या मान लिया, इसको मैंने आई एम मान लिया। तो ये जो आई एम क्या होगा, ये आई एम होगा धारा का शिखर मान। ये आई एम क्या होगा, धारा का शिखर मान। लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने क्या किया है, वी एम अपॉन एल ओमेगा को क्या माना है, आई एम माना है, धारा का शिखर मान। धारा का क्या है, शिखर मान। हमारी हैंडराइटिंग सुबह अल्लाह माशाअल्लाह। तो आई इज इक्वल टू आई एम माइनस के कॉस ओमेगा टी। अब हमें तो साइन के फॉर्मेट में लाना है इसको। साइन के फॉर्मेट में कैसे आएंगे भैया, ये आई एम तो है माइनस के कॉस ओमेगा टी। देखिए हम सभी जानते हैं साइन 90 माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह यानी कला क्या दी है हमें, ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसको हटा दो, यहाँ पर 19 माइनस के थीटा है
इसको हटा दो तो थीटा की जगह क्या लिख दो ओमेगा टी, कॉस यहाँ पर क्या लिख दो ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो कॉस ओमेगा टी है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के ओमेगा टी, साइन 90 माइनस के ओमेगा टी। अब यहाँ पर गंदी बात क्या कि 90 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा π/2 क्योंकि यहाँ पर हम रखते हैं किसमें रेडियन के अंदर। ओके, तो साइन π/2 माइनस के ओमेगा टी, बाहर तो माइनस है ही, तो आई इज इक्वल टू आई एम। अब हम सभी जानते हैं माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन माइनस के थीटा। ये पुराने सूत्र नहीं पता तो याद कर लो अब, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको बाहर भी ले जा सकते हैं हम, साइन में ये हो जाता है ना। तो π/2 में माइनस आया तो π/2 पहले प्लस के था बाद में माइनस के हो गया, माइनस के ओमेगा टी था ये प्लस के हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस से। तो ये आई इज इक्वल टू आई एम साइन ये निकल के आ गया, और ये कॉस के लिए निकल के आ गया, ये कॉस के फॉर्मेट में भी निकल के आ गया और साइन के फॉर्मेट में भी निकल के आ गया। अब रही बात ग्राफ बनाने की, तो हम सभी जानते हैं जो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, और साइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है इस तरीके से। ये वी एम क्या है शिखर मान, क्या हो गया शिखर मान। ओके, अब यहाँ पर क्या है माइनस की कॉस, आई के लिए क्या है कॉस है ना, आई के लिए क्या है कॉस है, और कॉस का ग्राफ किस तरीके से बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, सॉरी अब यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से भी नहीं बनेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर कॉस जो है नेगेटिव है, देख लो आई के लिए जो कॉस है वो नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके का, नेगेटिव यानी नीचे से शुरू होगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हम सभी जानते हैं जो कॉस है उसका ग्राफ बनता है इस तरीके का, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस के कॉस दिया है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कर दो ऐसे, तो वही ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया है। और साइन का ग्राफ तो ऐसे बनता है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, वी एम मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर वी एम मिनिमम वैल्यू। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर तो साइन भी है, ये देखो ये कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया तो साइन ओमेगा टी माइनस के π/2 ये निकल के आ गया, है ना। तो अब इसका ग्राफ भी बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये आई का वैल्यू, आई का ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। अब इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, इसको आपको फाउंड करना है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इसका ग्राफ इस तरीके से कैसे बनेगा। जो कन्फ्यूजन है वो मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। अब फटाफट से जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, किसके लिए पढ़ा था ये, क्यों भैया ये किसके लिए पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आर परपथ के लिए, आर परपथ के लिए। और उसके लिए फेजर ग्राफ किस तरीके से बना था, इस तरीके से ओमेगा टी, है ना, और ये वी एम। आई एम भी इस तरीके से था क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा था, आई में भी साइन ओमेगा टी आ रहा था, तो उसका भी इसी तरीके से ग्राफ बना था, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और दूसरा ग्राफ किस तरीके से बना था, ऐसे इस तरीके से। ये ग्राफ छोटा बना था, क्यों, क्योंकि आई एम की जो वैल्यू थी वो छोटी थी। अब बोलोगे कि यहाँ पर तो फेजर ग्राफ बनाया ही नहीं, देखो यहाँ पर भी फेजर ग्राफ बना देते हैं हम, यहाँ पर भी फेजर ग्राफ बना देते हैं। लो यहाँ पर ये बन गया अपना ओमेगा टी और ये क्या है वी टी, वी एम, सॉरी वी एम मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अब हमारा जो आई है उसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, देखो जरा साइन के लिए, यहाँ पर है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस के π/2, यानी इसका जो ग्राफ है, यानी इसका जो थीटा है वो इस बार ओमेगा टी नहीं है आई का, ओमेगा टी में से कुछ कम है, तो ओमेगा टी में से कुछ कम कर पाएगा, तो इसका ग्राफ आई एम का इधर कहीं बनेगा इधर, और आई एम बी एम से छोटा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका इस बार इसकी कलर निकल के आई है ओमेगा टी माइनस के π/2, हमने अभी डेरिवेट की है, तो ये ओमेगा टी माइनस के π/2। और इसका ग्राफ ऐसे क्यों बना, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू साइन आई एम कॉस ओमेगा टी था, और कॉस का ग्राफ किस तरीके से बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है इस तरीके से माइनस कॉस का, है ना। अब मन में डाउट ये आ रहा है कि कॉस तो है
आई के ही सूत्र में हमने साइन भी तो निकाला है, जबकि साइन का ग्राफ तो इस तरीके से बनता है। तो साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, लेकिन क्यों नहीं बना इसका रीजन आपको बताना है ना। उम्मीद करता हूँ आप बता दोगे, वरना कल इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि आपको नोट्स कैसे चाहिए, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। काफ़ी समय से लेक्चर नहीं आ रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।